नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब के गुरदासपुर में बड़ा आतंकी हमला, 12 घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, एक एसपी समेत 7 की मौत। राजनीतिक दलों ने की निंदा। संसद में गतिरोध बरकरार, स्पीकर की नाराजगी के बाद अपने व्यवहार पर अधीर रंजन ने मांगी माफी। बीजेपी ने वापस लिया निलंबन प्रस्ताव। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में मांगा जवाब। भ्रष्टाचार से जुड़े केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री फुगन को 4.5 साल की सजा। पार्टिसिपेटरी नोट्स पर निवेशकों को भरोसा, सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही फैसला। वित्त मंत्री ने कहा निवेश माहौल पर नहीं पड़ने देंगे प्रतिकूल असर। और 8 साल के सबसे निचले स्तर पर चीनी शेयर बाजार, भारत में दिखा असर। सेंसेक्स 551 और से टूटकर 2800 के नीचे। निफ्टी में भी 160 अंकों की कमी। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के व्यवहार पर विवाद खड़ा हो गया और इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा। बाद में अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के बाद बीजेपी ने उनके निलंबन का प्रस्ताव वापस लिया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही बीजेडी सांसद कल्पतरू दास को श्रद्धांजलि देने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के व्यवहार से नाराज होकर उन्हें सदन से बाहर चले जाने को कहा। बाद में लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर अधीर रंजन चौधरी को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को बीजेपी ने वापस ले लिया। तो कम से कम आज के दिन के लिए अधीर रंजन जी शुड लीव द हाउस और आप अपना प्रस्ताव जो पूरा सस्पेंशन का है वो वापस ले ले तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस सांसद ललित गेट और व्यापम घोटाले में वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और शिवराज चौहान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने जब शून्यकाल में दिल्ली हाई कोर्ट बिल पर चर्चा शुरू करा दी तो कांग्रेस के सांसदों ने इसका विरोध किया। इसी दौरान अधीर रंजन चौधरी ने हाथ में ली तख्ती को स्पीकर के मेज पर पटक दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली। मैडम, टुडे व्हिच आर सपोज्ड टू बी पास्ड एंड वंस आई फाइंड दैट आई हैव बीन डिबॉर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेस, आई गॉट एजिटेटेड बट आई रिग्रेट अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टू यू। इधर बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। बाद में सरकार अधीर रंजन चौधरी के माफी मांग लेने पर प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हो गई। अधीर रंजन जी जो सीनियर है, मंत्री भी रहे, उन्होंने सचमुच में अपना व्यवहार के कारण से उनका मन में कुछ ऐसा, भाई मैंने गलती किया, ऐसा महसूस किया तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु ना कह के सीधा स्पीकर से हाउस के द्वारा माफी मांगना चाहिए विदाउट एनी राइडर्स और विदाउट मेकिंग ए प्रीफेस। लेट हिम से आई एम सॉरी। कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस घटना का लोकसभा में उनके विरोध पर कोई असर नहीं होगा और पार्टी वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और शिवराज चौहान के इस्तीफे की मांग जारी रखेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और आज संसद में जिस तरीके का माहौल रहा उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती जयरथ हैं। आरती, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जिस तरीके से आज हमने देखा लोकसभा में जो पोजीशनिंग थी, और मैं कहूँ कि पूरे 1 हफ्ते के बाद कुछ काम काज शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद अधीर रंजन का पूरा एपिसोड किस तरीके से देखते हैं? ऐसा लगता है कि शायद अभी भी जो लोकजैम था वो वहीं पर बना हुआ है, कहीं कोई थोड़ा सा भी इधर उधर हटने को तैयार नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इस हफ्ते सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदल दिया है। पिछले हफ्ते तो मतलब दोनों तरफ से यही लग रहा था कि बिल्कुल मतलब जब भी कांग्रेस ने शोरगुल किया तो सरकार, बीजेपी या सरकार ने, स्पीकर ने सदन को अडजर्न कर दिया। अब इस हफ्ते
क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, सदन में कोई काम नहीं हो रहा है, इतने तमाम बिल पड़े हुए हैं जिन पे चर्चा नहीं हो रही है, जो पास नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अब अपना अग्रेसिव स्ट्रैटेजी को थोड़ा बढ़ा दिया है और यही फैसला लिया है कि कोई बात नहीं, हल्ला होने दो, शोरगुल होने दो, हम तो काम करेंगे और हम काम करके दिखाएंगे। तो यही उन्होंने आज कोशिश किया और 4 बिल लिस्ट हुए थे, जिसमें से एक बिल को मतलब चर्चा के लिए उठाया गया। पर फिर आपने देखा कांग्रेस ने क्या किया और अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से अपने प्लाकार्ड को स्पीकर के मेज पे बैंग किया और फिर वो इतना हल्ला हुआ, अंत में स्पीकर को अजर्न करना पड़ा सभा। तो मुझे लगता है कि अब कितने दिन कांग्रेस ऐसे कर पाएगी, किस हद तक कांग्रेस अपनी ये डिस्ट्रप्शन टैक्टिक्स किस हद तक ले जाएगी, ये देखने वाली बात है। अब देखिए आज के दिन में एक इतनी बड़ी घटना हुई है पंजाब में, तो क्या कल कांग्रेस इस घटना का डिबेट करने से मना करेगी, इनकार करेगी क्या? जी नहीं कर सकते हैं ना। सरकार तो स्टेटमेंट देने को तैयार है और कांग्रेस को डिबेट डिस्कशन तो अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत जो आज हुआ है गुरदासपुर में बहुत वरिंग है, बहुत कंसर्न की बात है। और आरती, जिस तरीके से आपने कहा कि टैक्टिक्स जो है ट्रेजरी बेंचेस की बदलती देख रही हैं, क्या उसी का नतीजा था कि अधीर रंजन को लेकर जिस तरीके से स्पीकर ने पूरे सत्र के लिए उनको निलंबन की बात कही, उसके बाद जब बीजेपी प्रस्ताव लेकर आई उसे वापस लिया बीजेपी ने, यानी कि थोड़ा सा टोन डाउन बीजेपी दिख रही है और ऐसे शायद कुछ उम्मीद दिख रही है इसके चलते आगे बढ़ पाएगी, चर्चा को बढ़ा पाएगी, शायद जो बड़े मुद्दे हैं जो बिल वो चाहती है पेश करना। तो आज लोकसभा की जो कार्रवाई हुई उसमें साफ तौर पर मसला जब उठा, अधीर रंजन चौधरी जो कि विरोध जता रहे थे और वो उनका विरोध इस हद तक गया कि उन्हें स्पीकर के गुस्से का सामना करना पड़ा और उनके निलंबन की बात हुई और बीजेपी ने उनके सत्र के निलंबन के लिए एक प्रस्ताव रखा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बिना शर्त माफ़ी मांगी और उसके बाद उनके निलंबन को जो था प्रस्ताव बीजेपी की ओर से उसे वापस लिया गया। लेकिन साफ तौर पर पूरे एक हफ्ते के बाद आज लोकसभा में थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई और जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे हैं कि साफ तौर पर जो सरकार की टैक्टिक्स है, रणनीति है, वो थोड़ी सी बदलती दिखी है। एग्रेशन बरकरार ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो आरोप लग रहे थे कि सरकार जो संसदीय कामकाज है, जो कार्रवाई है, जो बिल पेश करने हैं, जो चर्चा करने हैं, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ पा रही, विफलता हाथ लग रही है। शायद इसीलिए तमाम शोरगुल के बीच आज कई अहम बिलों पर चर्चा शुरू हुई और उन्हें सदन में रखा गया लोकसभा में। लेकिन कांग्रेस का और कुछ पार्टियों का विरोध लगातार जारी है। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार 10,000 टन प्याज के आयात का फैसला। व्यापम और ललित मोदी विवाद, संसद में गतिरोध जारी, नहीं हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में सुलह। देखिए देश देशांतर, गतिरोध बरकरार, आज रात 8:30 बजे। A new government in New Delhi. New faces. People are not investing because they are scared of your tax administration. New thinking. The auction process is a fair and good process. You cannot have a one-size-fits-all reform policy. For insights and perspective. Judiciary should be more concerned about corruption within itself. The Modi government slogan of अच्छे दिन आने वाले हैं
Soon the people's slogan will be हमारे पुराने दिन लौटा दो. The biggest show on economic policy. Watch State of the Economy. करीब 8 साल के बाद पंजाब में आज सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने गुरदासपुर के दीनानगर थाने को निशाना बनाया, जिसमें एक एसपी समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल हुए। पंजाब के गुरदासपुर का दीनानगर थाना सोमवार सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी थाने और उससे लगी इमारत में घुस गए। हमले में एक एसपी समेत कई पुलिस वाले शहीद हो गए और 6 लोग घायल हो गए। हरकत में आई पुलिस ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया। मदद के लिए सेना को भी बुला लिया गया। तीन आतंकी थे, तीनों ही मार दिए गए हैं। अब अगली कार्रवाई पुलिस को करेगी। पुलिस के मुताबिक सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने पहले एक शख्स की कार लूट ली। इस कार से वो दीनापुर बस स्टैंड पहुंचे और जम्मू जाने वाली बस पर गोलीबारी की। बाद में दीनापुर थाने को उन्होंने अपना निशाना बनाया। पहले एक मारुति कार छीनी गई थी। उस मारुति कार के छीनने के बाद दे रैंडमली फायर्ड ऑन ए बस। तो वो बस पंजाब रोडवेज की सी, उसका डीसा पता करा रहे हैं। देन दे एंटर द पुलिस स्टेशन। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हमले की निंदा की है। उन्होंने आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताया। ये मिलिटेंसी जो है एक नेशनल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको नेशनल पॉलिसी से टैकल करने की ज़रूरत है। अगर इनपुट दी थी तो वहाँ बॉर्डर को पूरा अच्छी तरह सील करना चाहिए। आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इसके बाद संसद भवन में प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें आतंकी हमले और सुरक्षा के मसले पर बातचीत हुई। चाहे कोई भी हो, भारत की और यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस के जवानों में वह कुवत है, उसका मुंहतोड़ जवाब है। उधर अमृतसर पठानकोट रेल ट्रैक पर सोमवार को 5 जिंदा बम मिले, जिन्हें सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। ये बम दीनानगर से 5 किलोमीटर दूर परमानंद रेलवे स्टेशन के करीब पुल की रेल की पटरियों पर लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। सरकार ने तमाम दलों को राजनीति से ऊपर उठकर हमले की एक स्वर में निंदा करने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर कल लोकसभा में बयान देंगे। सोमवार को प्रश्नकाल के बाद लोकसभा की कार्यवाही के दौरान गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर सांसदों ने चिंता जाहिर की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस बारे में गृह मंत्री लोकसभा में मंगलवार को बयान देंगे। जब एनकाउंटर समाप्त होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा सदन में एक वक्तव्य देंगे और चर्चा भी करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं सभी विपक्ष सदस्यों से, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कृपया इसमें अंतराल मत करिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। इससे पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल समेत कई दलों के सांसदों ने गुरदासपुर आतंकी हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताते हुए चर्चा कराने की मांग की। गुरदासपुर की जो इंसिडेंट हुई है उसके तथ्य सामने आने चाहिए और मैं समझता हूं कि सारे हाउस को इसकी जोरदार निंदा करनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़कर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है। वैसे हालात में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार बयान दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और ये सदन उस पर चर्चा करे। I would beseech through you to the government that strictest action should be taken, immense force should be used, and India has to stand up as a country that is determined to fight terrorism. पंजाब में गुरदासपुर के दीनानगर में हुए आतंकवादी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और सभी राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की है और केंद्र सरकार से देश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की।
केंद्रीय सरकार और पंजाब की सरकार, चूंकि उनकी मिलीजुली सरकार है, उनको भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए और मिलिटेंटों के प्रति उनका जो एक्शन है वो कड़ा होना चाहिए। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो पाकिस्तान वहाँ हुआ है आतंकी हमला, भारत सरकार का फेलियर है। बहुत दुखद है ये, तो पाकिस्तान की तरफ से निरंतर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारी सीमाएं हैं तो उनको और ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उधर चौकसी बरतने की ज़रूरत है। ध्यान देना चाहिए कि हमारा खुफिया विभाग इतना मजबूत और अलर्ट हो कि घटना होने से पहले कम से कम उसकी सूचना हम लोग को मिल जाए। ये चिंताजनक बात है और इसको बहुत ही समझदारी से और गंभीरता से इसको टैकल करना चाहिए। पंजाब के गुरदासपुर में आज हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली समेत सभी राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को आतंकी हमलों से जुड़े सुरक्षा बलों के अभियान का लाइव कवरेज न करने को कहा है। इसके लिए मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली जा रही है। राजधानी दिल्ली में सरकारी इमारतों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। डीजी साहब के मार्फत हम लोगों ने सबों को सूचना दी है, सभी पुलिस स्टेशंस को और भी जितने यूनिट्स हैं सबको सूचना दिया हुआ है और उनको पूरे अलर्टनेस में रहने की हम लोगों ने बताई भी है। पंजाब की घटना के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपनी सभी इकाइयों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और इसके साथ साथ हमारे जितने आईज एंड ईयर्स के वॉलंटियर्स हैं सबको हम एक्टिवेट कर रहे हैं और आम जनता से अपील करते हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या वाहन दिखता है तो उसकी सूचना हमारी 1090 टोल फ्री लाइन पर उसकी इंफॉर्मेशन दे। बाजारों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस आने जाने वालों की तलाशी ले रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जयपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और हमारी एटीएस की जो टीम्स हैं, ERTs हैं, उनको अलर्ट कर दिया है। दे आर इन प्लेस। उधर पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रखने के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर आरजेडी की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का भारी असर दिखा। पुलिस ने कानून व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में FIR दर्ज कर सैकड़ों समर्थकों समेत लालू यादव को हिरासत में लिया। बंद के चलते पार्टी समर्थकों ने जगह जगह बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद कराए और इसका असर सड़क और रेल यातायात पर भी दिखा। पटना हाईकोर्ट में भी आज ठीक से काम नहीं हुआ। यातायात पर असर के चलते कई जज और वकील देरी से पहुंचे और बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बंद को समर्थन देने पर जवाब तलब किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सरकार के 10 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियों और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा दिया। साथ ही नीतीश ने कहा कि ये 10वां रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि सरकार के पूरे 10 साल का लेखा जोखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में कानून का राज आया है, साथ ही राज्य ने सुशासन की राह पकड़ी है। नीतीश ने बिहार में साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। एक आम धारणा थी पूरे देश में कि बिहार बदल ही नहीं सकता है, बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमने उस धारणा को बदल दिया और आज बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री PK थुंगन को CBI की स्पेशल कोर्ट ने 4.5 साल की सजा सुनाई है। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर थुंगन पर कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कोर्ट ने 3 अन्य लोगों को 3.5 साल की सजा सुनाई। थुंगन नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री थे। उन पर केंद्रीय फंड से 2 करोड़ की
गबन के आरोप थे। 1994 से जुड़े इस मामले में सीबीआई ने 1998 में केस दर्ज किया था, जिसमें थुंगा समेत 10 लोग शामिल थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सदस्यीय पीठ ने जयललिता के अलावा उनकी करीबी सहयोगी शशिकला, सुधाकरण और इलावर्सी को नोटिस भेजा। इन सभी को 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है। कर्नाटक सरकार ने जयललिता को बरी किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई को आदेश में कहा था कि जयललिता को दोषी ठहराने की निचली अदालत में के फैसले में खामियां थीं, लेकिन कर्नाटक सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति का गलत आकलन किया है। केंद्र सरकार अब पार्टिसिपेटरी नोट्स पर सख्त कानून बनाने के कालेधन से जुड़ी एसआईटी की सिफारिश पर सेबी, आरबीआई और बाकी पक्षों से बातचीत के बाद ही कोई आखिरी फैसला करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और अधिकारों में कटौती की खबरों पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला सभी पक्षों की राय जानने के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारतीय वित्तीय संहिता के मसौदे पर कोई भी फैसला सभी पक्षों से राय मशवरे के बाद ही किया जाएगा। प्रस्तावित वित्तीय संहिता में रिजर्व बैंक गवर्नर के अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव किया गया है। FLRCC has made its recommendations which have been made public for public comments. After the comments are received, it's only then that the government will take a view. IFC का संशोधित मसौदा वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी किया था। ये मसौदा जस्टिस BN श्रीकृष्ण की अगुवाई वाली वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग यानी FSLRC की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय संहिता के मसौदे में मौद्रिक नीति समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसमें नीतिगत ब्याज दर के फैसले पर वीटो करने के रिजर्व बैंक के प्रमुख के अधिकार को वापस लेने का प्रस्ताव है। मसौदे में मौद्रिक नीति समिति में सरकार के 4 प्रतिनिधि रखने और रिजर्व बैंक के प्रमुख समेत केंद्रीय बैंक के सिर्फ 3 प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव किया गया है। काले धन पर गठित एसआईटी के पार्टिसिपेटरी नोट से जुड़ी सिफारिशों पर भी सरकार ने सफाई दी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जिससे देश के निवेश के माहौल पर प्रतिकूल असर पड़े। देश में निवेश का माहौल अच्छा बना रहे, उसको मद्देनजर रखते हुए ही सरकार अपनी कार्रवाई करेगी और ऐसा कोई कदम सरकार नहीं उठाने वाली जिससे देश के निवेश के माहौल के ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। हिंदुस्तान में पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू विदेशी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। उनको लेके आगे चल के क्या रेगुलेशन हो सकते हैं, इसको लेके कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा था कि सेबी को पार्टिसिपेटरी नोट से होने वाले निवेश संबंधी नियमों को और सख्त बनाना चाहिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स भारत में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। इसमें निवेशकों की पहचान उजागर नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। आज शंघाई स्टॉक्स में 8.48% की गिरावट आई। 2007 के बाद एक दिन में ये सबसे बड़ी गिरावट है। एशियाई बाजारों में गिरावट के चलते भारत के बाजारों में भी इसका असर दिखने लगा। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% तक की गिरावट दिखी और चीन के बाजार में तेज गिरावट ने भारत की बाजारों में भी दबाव बनाने का काम किया। सेंसेक्स में करीब 551 अंक और निफ्टी में 160 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 10,000 टन प्याज के आयात का फैसला किया है। प्याज का आयात पाकिस्तान, चीन, मिस्र समेत कई देशों से किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महासंघ यानी नेफेड ने इसके लिए निविदाएं जारी की हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि देश में प्याज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस महीने नासिक में प्याज के दाम में 60% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर बाजार पर दिखा है। और इस बीच खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। उनकी इस वक्त जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर्स नज़र रखे हुए हैं। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आज राज्य के परिवहन मंत्री वी सेंथिल बालाजी को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है। राजभवन से जारी बयान के मुताबिक उद्योग मंत्री पी थंगामणि को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वी सेंथिल बालाजी को पार्टी पदाधिकारी पद से भी हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान खान की जमानत रद्द करने और इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका सलमान खान के पूर्व सुरक्षाकर्मी और पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की मां ने दाखिल की थी। हिट एंड रन केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में 30 जुलाई को होगी। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय 10 दिनों के भीतर 7वां कुर्की का आदेश जारी करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय को समन भेजा है। सीबीआई भी शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है। कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस वी भास्कर राव के बेटे अश्विन राव को आज रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वे जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए की घूस मांग रहे थे। अमरनाथ यात्रा के लिए 627 श्रद्धालुओं का नया जत्था आज रवाना हो गया। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब तक 2,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। उत्तरी अफगानिस्तान में एक शादी के समारोह के दौरान 2 समूहों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए हैं।